हेलो दोस्तों। हम सभी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज में हम चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो, सारी चीजें हो। लेकिन हम सब लोग एक चीज और भी चाहते हैं दोस्तों, वो ये है कि आईएएस में सिलेक्शन के बाद हमारी जो पोस्टिंग है अपनी होम कैडर मिल जाए। ये हम सब लोगों का एक सपना होता है। लेकिन सोचिएगा, अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाएं, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएं, टॉप कर जाएं और उसके बाद भी आपको अपना होम कैडर ना मिले तो सोचना क्या होगा। आपको अपना होम कैडर ना मिले तो क्या यह ऐसा संभव है? क्या सरकार ने ऐसा कुछ बदल दिया है या यूपीएससी ने कुछ ऐसा बदल दिया है या यह संभावना है? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर मैं पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज है कि यूपीएससी टॉपर बनने पर भी, चाहे रैंक फर्स्ट लेकर के आइएगा, फिर भी बिहारी जो स्टूडेंट्स हैं बिहार के, उनको अपना होम कैडर नहीं मिलेगा। यस, ये अभी की न्यूज है, लेटेस्ट और करंट न्यूज। और मैं इसमें आज के सभी इंपॉर्टेंट डायमेंशन को डिस्कस करूंगा, हर एंगल से डिस्कस करूंगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक चीज को समझने की कोशिश करिए। और ये हर स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कैसे कैडर अलॉट होते हैं, कैडर का कंसेप्ट क्या है और इसमें कब कब क्या क्या चेंज आए हैं, और इस समय जो चीज आई है उसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, सरकार का पैटर्न क्या है, सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, यस, या यूपीएससी की स्ट्रेटजी क्या है। मैं इसके हर एंगल को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक करके सभी बातों को डिस्कस करूंगा। तो इसलिए आप लोग कोई भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी, वरना आपको जो कंसेप्ट चाहिए वो कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फिर मत कहना कि सर हमको ये क्लियर नहीं, हमको हमारा डाउट क्लियर कर दीजिए। इसलिए हर चीज को आज इस वीडियो में समझ लीजिए और जान लीजिएगा, ठीक है ना। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि सभी छात्रों को इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है ना। केंद्र सरकार ने बदल दिया है कैडर आवंटन का नियम। मैं इस पूरे नियम की व्याख्या करूंगा, हर पहलू को, हर एंगल से। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसमें बने रहिएगा, पूरी चीजों को समझने की कोशिश करना। और इसका अगर आपको पूरा वीडियो और पूरी पीडीएफ चाहिए डिटेल में, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। और ये आपका, देखा जाए तो मेरा एक छोटा सा एक इंट्रो है जिस पर मैं आप लोगों से बताता रहता हूं कि मेरा अनुभव आप लोगों के लिए कैसे काम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए, बात ये आती है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कही थी। चाहे आप ऑल इंडिया रैंक वन लेकर के क्यों ना आइए, आप टॉपर ही क्यों ना हो, फिर भी हो सकता है कि आपको बिहार, ये जो बिहार का नक्शा है, बिहार का कैडर आपको अलॉट ना हो। अब बात कहोगे कि सर बिहार के लिए, हाल फिलहाल ये जो न्यूज आई है ये बिहार के लिए है, इसलिए मैं बिहार को रेफरेंस के तौर पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। और विशेषकर 2025 के बैच के लिए, जिसमें बताया गया है कि जनरल कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का जो कोई भी व्यक्ति है बिहार का, उसको बिहार कैडर नहीं मिलेगा। नो बिहार कैडर, यानी कि उसको होम कैडर नहीं मिलेगा, चाहे रैंक वन क्यों ना लेकर के आइए। बात समझना। अब आखिर इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, क्यों है, कैसे है, मैं इसके हर पहलू को पूरी तरीके से मैं बताने की, समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करिएगा कि होम कैडर होता क्या है। दोस्तों, होम कैडर होता है जब आईएएस में चयन होने के बाद में हमें किसी न किसी राज्य में सिलेक्शन के बाद भेजा जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को उसके अपने गृह राज्य में भेज दिया जाता है तो उसे कहते हैं होम कैडर। जैसे मैं यूपी का हूं और आईएएस में सिलेक्शन होने के बाद मुझे यूपी कैडर ही मिल जाए, तो ये मेरा कहलाएगा होम कैडर, क्योंकि मेरा होम स्टेट है इसलिए, ठीक है ना।
अब बात आती है कि ऐसा किसे मिलता है, किसे नहीं मिलता है। देखिए, होम कैडर मिलने की जो संभावना है पहले, वो ये थी कि अगर आपकी अच्छी रैंक है, तो उस अच्छी रैंक के बिहाफ पर आपकी पसंद और उस राज्य में कितनी वैकेंसी हैं, उसके आधार पर उनको होम कैडर दे दिया जाता था। ये सिचुएशन रहती थी। आपकी रैंक कौन सी है, वहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, उसमें से कितनी बाहर के लिए रहेंगी। जस्ट सपोज दैट मान के चलिए कि हम 50-50 मान के चलते थे कि भाई किसी स्टेट में 20 वैकेंसी है आईएएस की, तो 10 जो है हम ये मान के चलते थे कि भाई 10 जो है आउटसाइडर स्टेट्स के वालों के लिए और 10 होम स्टेट वालों के लिए मिल जाएगी। अब उन 10 में से हम में से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का रेशियो डिसाइड कर लिया जाता था, उसके हिसाब से मिल जाता था। तो ये सबको मिलता था, ठीक है ना? लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी अब नहीं है। इसी वजह से ये चर्चा समस्या खड़ी हुई और जो मैं बताऊंगा कि बिहार में इसका जो 2025 के बैच का जो कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है, वो क्यों और कैसे हुआ है। देखिए, वहां पर टोटल मिलाकर के इस साल 9 वैकेंसी हैं बिहार में। इस साल आईएएस की 2025 वाले बैच के लिए, उनमें से 2 अनारक्षित हैं, जनरल कैटेगरी वाले के लिए है, लेकिन उसमें भी ये दोनों वैकेंसी आउटसाइडर के लिए हैं, इनसाइडर के लिए नहीं। अब कहोगे कि इनसाइडर और आउटसाइडर कौन होते हैं? इनसाइडर वो जो व्यक्ति जहां का निवासी है उसी को इनसाइडर कहते हैं। अब जैसे मैं यूपी का हूं तो यूपी के व्यक्ति को ही यूपी कैडर दे दीजिए तो इनसाइडर कहलाएगा। लेकिन ये दोनों वैकेंसी जनरल कैटेगरी वाले के लिए, आउटसाइडर के लिए है, जो बिहार को छोड़ करके बाकी किसी भी स्टेट का बिलोंग करता होगा। हो सकता है वो यूपी का, हो सकता है वो राजस्थान का, हो सकता है झारखंड का, हो सकता है वेस्ट बंगाल का, हो तमिलनाडु का भी हो सकता है। उसको ये कैडर दे दिया जाएगा, तो ये आउटसाइडर कहलाएगा। दूसरा, 3 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और ये तीनों भी आउटसाइडर के लिए है। मतलब ओबीसी के लिए है ही नहीं। और जो 2 एससी अफसरों की है, लेकिन दोनों इनसाइडर के लिए हैं, एससी की, और एक एसटी की है, वो भी इनसाइडर के लिए है। तो एससी और एसटी वाले को लिए तो होम कैडर मिल जाएगा, लेकिन जनरल और ओबीसी वालों को होम कैडर नहीं मिलेगा। ये इस बार की न्यूज है। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, कैसे कैसे, देखिए मैंने आपको बताया था, हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद हमें स्टेट अलॉट किए जाते हैं, कैडर अलॉट किए जाते हैं, ठीक है ना? जिसमें हम डीएम, एसडीएम विभिन्न स्थानों पर अपनी पोस्टिंग रखते हैं, मतलब जॉब करते हैं, काम करते हैं, सारी चीजें होती हैं। होम कैडर जब किसी अभ्यर्थी को अपने ही राज्य में सेवा देने का मौका मिलता है तो उसे होम कैडर कहते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया कुल मिलाकर के। ओके, अब जैसे कंडीशन ये है, इसमें इनसाइडर और आउटसाइडर कंसेप्ट भी है। इनसाइडर बिहार का अभ्यर्थी बिहार में ही उसको कैडर मिल जाए, होम कैडर मिल जाए, तो ये इनसाइडर है। और बाहर का व्यक्ति, राजस्थान का कोई व्यक्ति बिहार में आकर के पोस्टिंग ले ले, तो ये आउटसाइडर कहलाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सबको समझ में आ गया? अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अब ऐसा क्या हुआ कि ऐसा बिहार के लिए 2025 में नहीं होने वाला? उसके पीछे कई सारी चीजें होती हैं। देखिए, ये यूपीएससी की गलती नहीं है, यह एक रोस्टर सिस्टम है। रोस्टर सिस्टम। अब ये रोस्टर सिस्टम कैसे बना, किस तरीके से बना, क्या हुआ? देखिए, एक होती है राज्यों की रिक्तियां, कि राज्यों में कितनी वैकेंसी है। फिर हम उसमें कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कितनी कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसियां हो सकती हैं। फिर हम अनुपात देखते हैं कि इनसाइडर आउटसाइडर का रेशियो देखते हैं उसमें। और फिर हम जोनल को प्राथमिकता देते हैं, जोन को। इन चारों चीजों के बिहाफ पर हमारा फाइनल कैडर का अलोकेशन होता है। बोले सर ये कैसे होता है? यही तो समस्या है। जो मैंने कहा था कि भाई 2017 से पहले आपका रैंक और आपकी पसंद और आपके राज्य में वैकेंसी के आधार पर अलॉटमेंट हो जाता था। लेकिन 2017 से क्या हुआ कि रैंक के साथ साथ यह नया नियम लागू कर दिया गया कि कौन सा, कि पूरे देश को पहले 2017 में 5 जोन में बांटा गया। ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4 और ये 5, टोटल मिलाकर के 5 जोन है। ये एक जोन ये रहा, एक जोन महाराष्ट्र गुजरात का रहा, एक साउथ इंडिया वाला रहा, और एक वेस्ट बंगाल झारखंड उड़ीसा वाला रहा,
और एक यूपी, एमपी और नॉर्थ ईस्ट वाला। टोटल मिलाकर के 5 जोन हैं। ये 2017 में किए गए और इसी में रोस्टर, वैकेंसी और सारी चीजों को ऐड कर दिया गया टोटल मिलाकर के। इसमें अब इनमें देखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा बता देता हूं। इसमें कंडीशन यह है कि आपको सबसे पहले जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पहले जब मैं एग्जाम दे रहा था, जब मैंने इंटरव्यू वगैरह दिए थे, तो उस समय क्या करते थे, आपसे स्टेट की प्रेफरेंस पूछी जाती थी, सिर्फ स्टेट की प्रेफरेंस, और कोई कंसेप्ट नहीं था। अब कंडीशन क्या है, अब इसमें सबसे पहले आपको जोन की प्रेफरेंस बतानी होगी, नंबर 1। जोन के अंदर आपको अपने स्टेट की प्रेफरेंस बतानी होगी, ये रही नंबर 2। कि जैसे आप इस जोन में हैं, ठीक है ना, ये रहा आपका जोन। तो आपको पहले जोन चयन करना है, ये वाला जोन लेना है या ये वाला जोन लेना है, या ये जोन लेना है या ये जोन लेना है या ये जोन लेना है, कौन सा जोन आपको चाहिए। तो अपनी जोन की प्रेफरेंस बताइए, फिर जिस जोन में जो जो स्टेट हैं उनकी प्रेफरेंस बतानी है। 2 चीजें हो गई। फिर तीसरी आपकी जो होगी, आपको कुछ नहीं करना, फिर वहां पर होगी वैकेंसी होगी, फिर वहां पर रोस्टर होगा कि कौन सी चीजें पहले रोटेट होंगी, किस तरीके से बनेंगी, रोस्टर होगा। और साथ साथ एक चीज और होगी, आउटसाइडर और इनसाइडर का रेशियो। ये सारी चीजें वहां पर पहले से वो गवर्नमेंट सिस्टम जो है अपने से देखेगी। आपसे पूछी जाएगी ये दोनों और आपकी कैटेगरी, तो इसके बाद जाकर के आपको अलॉट होगा, होगा आपके उसी जोन में ही, ठीक है ना। और जोन में भी कंडीशन ये नहीं है कि सर हमने ये वाला जोन ले लिया तो उसके बाद हमें दूसरा कोई जोन नहीं मिलेगा, नहीं। आप नंबर 1 पहली प्रेफरेंस इसको रख रहे हो, नंबर 2 पे आपने इसको रखा है, नंबर 3 पर आपने इसको रखा है, नंबर 4 पर आपने इसको रखा है, नंबर 5 पर आपने इसको रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे इंडिया में अगर आपको पहले जोन में नहीं मिला तो किसी दूसरे जोन में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सिलेक्शन होने के बाद कोई ना कोई जोन तो मिलेगा, लेकिन मिलेगा प्रेफरेंस के हिसाब से। और उसमें भी फिर अब आपने 5वां जोन रखा है तो इसमें केरल है, तमिलनाडु है, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो उनमें प्रेफरेंस देखी जाएगी, फिर आपको वहां पर मिलेगा। इस तरीके से होगा। आपको कैडर तो कोई ना कोई मिलना है, सारी चीजें होनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को रखी तो इसी में हमको मिल ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है आपकी रैंक कम हो तो हो सकता है आपको 5वां कैडर, 5वां जोन मिलेगा, ये हो सकता है। तो ये कंसेप्ट उन्होंने नया किया 2017 में, रैंक के साथ ये और बदल दिया, ठीक है ना। और 2025 में क्या किया, 2025 में 2025 में इन्होंने इसी चीज के बिहाफ पर इसको इंप्लीमेंट कर दिया, प्रॉपर तरीके से नया गणित लगा दिया कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये तमाम तरह की चीजों को कास्ट वाइज, जो कैटेगरी वाइज, इसको हम रोस्टर सिस्टम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। ये सब किया जाएगा जिससे कि कई सारे इसके पीछे फैक्टर भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब कंडीशन क्या है कि बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, बिहार में सबसे पहले कंडीशन ये थी, 2022 में 11 आईएएस ऑफिसर की वैकेंसी थी, 2023 में भी 11 थे, 2024 में 10 ही रह गए और 2025 में 9। यानी कि लगातार बिहार में आपके आईएएस अधिकारियों की जो पोस्टिंग है लगातार घटती जा रही है। और ऊपर से ये सिस्टम, तो इस वजह से 2025 में इनसाइडर्स को होम कैडर नहीं मिल पा रहा है, चाहे रैंक 1 क्यों ना लेकर के आए, ठीक है ना, चाहे आप टॉपर ही क्यों ना हो। अब यह नियम क्यों बनाया गया, उसके पीछे रीजन है। देखिए, यह नियम एक का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखना, इनसाइडर आउटसाइडर का रेशियो को बनाए रखना, ठीक है ना, नेशनल इंटीग्रेशन जैसी चीजों को बनाए रखना कि पूरे देश में एकता बनी रहे। ऐसा ना हो कि सब अपन अपने राज्य में ही चले जाएं, क्योंकि हर टॉपर यही चाहता है कि मुझे अपना राज्य मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। हम चाहते, सरकार चाहती है कि भाई एक राष्ट्रीयता की भावना उनमें आए। इसलिए अखिल भारतीय सेवाओं का स्वरूप मजबूत करना था और स्थानीय राजनीतिक दबाव को कम करना था। क्यों? क्योंकि अगर आपको होम कैडर मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके ऊपर
कहीं ना कहीं स्थानीय राजनीति का दबाव हो सकता है कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का आपके ऊपर आक्षेप लगे, चाहे बेशक आप ना करें। हो सकता है कि निष्पक्ष प्रशासन आप ना दे पाए या आपके ऊपर इल्जाम लग जाए। तो ये सारी चीजें थी कि अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखना और स्थानीय राजनीति को प्रॉपर तरीके से दबाव को हटाना और प्रशासन में निष्पक्षता को बनाए रखना। दीज आर थ्री ऑब्जेक्ट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। इसलिए उन्होंने ये रोस्टर सिस्टम और जोनल सिस्टम को बनाया है। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? अब इसके आगे समझिएगा, अब इसका प्रभाव क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी साल जनरल और ओबीसी को हो सकता है कि वहां रोस्टर सिस्टम के तहत वैकेंसी ना मिले इनसाइडर को, जैसे 2025 में हुआ, नहीं मिला। बात समझ गए ना? यही रीजन है कि 2025 में बिहार में इनसाइडर को, बिहार के लोगों को, चाहे रैंक 1 वाला क्यों ना हो, उसको नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि कंडीशन क्या है। अब ऐसी स्थिति में बिहार में ओबीसी और जनरल के लिए, इनसाइडर के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। तो इट वाज द रीजन। अब इसके लाभ क्या है? इसका लाभ सबसे बड़ा यह होगा कि भाई अन्य राज्यों के लोग अगर दूसरे राज्य में आएंगे तो उनके राज्यों का अनुभव उनको मिलेगा, निष्पक्ष कार्य प्रणाली होगी, राष्ट्रीयता की भावना पनपेगी, राष्ट्रीय एकता की, और स्थानीय राजनीति का दबाव नहीं रहेगा। लेकिन समस्या भी है, ऐसा नहीं है कि इसकी कमियां नहीं है। पहली कमी है स्थानीय भाषा और संस्कृति की उनको कम समझ होगी। अब तमिलनाडु का कोई व्यक्ति आपके बिहार में आ जाए तो बिहार की संस्कृति, बिहार की भाषा, बिहार की जो व्यवस्था है उसको वो कैसे मैनेज करेगा? हाउ टू मैनेज? कैसे मैनेज करेगा? उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये सब दिक्कत है, और समझ में आएगा तो हो सकता है कि उसको ज्यादा समय लग जाए। दूसरी चुनौती उसके परिवार से दूर रहने की। तमिलनाडु का व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ करके बिहार में रहेगा, बीवी बच्चों के साथ तो आ जाएगा, या लेडी होगी तो जरूरी है कि अपने पति के साथ आ जाएगी? जरूरी नहीं है। तो पारिवारिक दूरी भी इसकी एक समस्या बनी रहेगी। तीसरी है कि भैया उसने टॉपर होने के बावजूद भी उसे निराशा मिली कि उसे अपनी पसंद का कैडर नहीं मिल रहा। उसने प्रेफरेंस तो भर रखी है लेकिन पसंद का कैडर नहीं है, पसंद के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा। इसलिए संभावना है कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद में उसका मन ना लगे तो जहां से अच्छा प्राइवेट सेक्टर से ऑफर मिल जाएगा वो जॉब क्विट करके निकल जाएगा, जैसा कि आम समय में हम लोग देख रहे हैं कुल मिलाकर के। तो ये हो सकता है। अब बताइए आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि टॉपर होने के बावजूद भी आप अपने होम स्टेट में पहुंच जाएं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए कितने काम की है। थैंक यू वेरी मच।